हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, क्लास 12th हिंदी अनिवार्य 24 मार्च को पेपर होने वाला है। असली मॉडल पेपर सीरीज की जो मॉडल पेपर संख्या 4 है, आज के सेशन के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं। साथियों, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 10 मॉडल पेपर में हल करवाने वाला हूँ और 10 में से बहुत ज़्यादा सवाल हूबहू पेपर के अंदर छपने वाले हैं। इसके अलावा मेरा आपसे विशेष निर्देश रहेगा, आप शेखावाटी मिशन को रट लीजिएगा, ठीक है ना। एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा, पढ़ लीजिएगा। बाकी कल मैं शेखावाटी मिशन को पूरा हल करवाऊंगा एक बार, और आप वीडियो देख लेना, आपको बहुत अच्छा फायदा होगा। विशेष निर्देशन है शेखावाटी मिशन को हल करें, और असली मॉडल पेपर सीरीज के मॉडल पेपर 10 हल करवाऊंगा। एक एक मॉडल पेपर को सही ढंग से पढ़ लेना, ठीक है साथियों। तो इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक साथियों शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को साथियों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथियों, इतना मेहनत है मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप थोड़ी सी मेहनत है मेरे लिए भी कर दीजिएगा, ठीक है। इसकी सारी पीडीएफ है उत्तर सहित आपको है हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएसई बोर्ड क्लास 6 से 12 के अंदर है मिल जाएगी, ठीक है ना। तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और वहाँ से आप पीडीएफ को देख कर 2-3 बार इनका रिवीजन कर लीजिएगा। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। तो पहले हमें ये क्या दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, तो इसको पढ़ते हैं साथियों। हर समाज की एक मातृभाषा होती है, उसका अपना विशिष्ट साहित्य होता है। उस भाषा के साहित्य का अध्ययन करके हम उस भाषा भाषी समाज के बारे में, उसकी सभ्यता और संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। विदेशी भाषा का अध्ययन करना बुरी बात नहीं है, इससे हमारी संवेदना व्यापक होती है, हमारे ज्ञान का विस्तार होता है, हमारे मानवीय दृष्टिकोण में व्यापकता आती है और विचारों में उदारता का समावेश होता है। इस दृष्टिकोण से यदि हम सोचें तो कई मायनों में विदेशी भाषा का ज्ञान बहुत व्यापक सिद्ध होता है। हम जिसे अपना बनाना चाहते हैं उसकी भाषा का ज्ञान हमारे पास है, तो हम उसे सुगमता से संबंध स्थापित कर सकते हैं। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि विदेशी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के मोह में हम अपनी ही भाषा का उपेक्षा करें दें। भाषा किसी जाति की सभ्यता और संस्कृति की वाहक होती है। भाषा है साथियों किसी भी जाति की सभ्यता और संस्कृति की क्या होती है, वाहक होती है। यदि हमारे पास अपनी मातृभाषा का ज्ञान नहीं होता तो हम अपनी पहचान खो देंगे। अपनी भाषा या मातृभाषा में हृदय बोलता है, हमारा राष्ट्र हृदय उसमें धड़कता है। इसलिए विदेशी भाषा की उपेक्षा मातृभाषा का महत्व अधिक होता है। एक स्वाभिमानी राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र अपनी भाषा के स्थान पर किसी विदेशी भाषा को शिक्षा या राजकाज की भाषा के रूप में ग्रहण करना किसी दृष्टिकोण से उचित नहीं कहा जा सकता है। जब तक कोई राष्ट्र अपनी भाषा को नहीं अपनाता तब तक वह स्वावलंबी नहीं बन सकता, विकास नहीं कर सकता। उसकी सारी शक्ति अनुवाद और अनुकरण में ही समाप्त हो जाती है। उसकी मौलिक प्रतिभा कुंठित हो जाती है। प्रशासक और जनता के बीच एक गहरी खाई बन जाती है, जिसे पाटने के लिए दलाल बीच में आकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लग जाते हैं। इसलिए कोई विदेशी भाषा चाहे कितनी ही समृद्ध क्यों न हो, उसका चाहे कितना ही व्यापक क्षेत्र क्यों न हो, पर अपनी भाषा के सम्मान सामने उसका कोई सार्थक महत्व नहीं हो सकता है। मातृभाषा चिंतन और मनन की भाषा होती है। परंपरा का वह जीवित प्रतिबिंब है। महत्वपूर्ण समाज उसी के माध्यम से स्वयं को क्या है, व्यक्त करता है। तो साथियों, पहला सवाल पूछा है, विदेशी भाषा का ज्ञान क्यों आवश्यक माना गया है। तो साथियों, विदेशी भाषा का ज्ञान क्यों आवश्यक माना गया है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की स्थापना हेतु, दूसरा है ज्ञान का विस्तार करने हेतु, तीसरा है संवेदना जो अपनी संवेदनाओं को व्यापक बनाने हेतु, अर्थात उपयुक्त सभी के लिए विदेशी भाषा का ज्ञान आवश्यक माना गया है। दूसरा सवाल है साथियों, गद्यांश के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में किसे अनिवार्य माना गया है। तो किसे अनिवार्य माना गया साथियों, ए ऑप्शन सही है। विदेशी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना क्या है, अनिवार्य माना गया है इस गद्यांश के अनुसार।
आगे अपना सवाल है, सवाल संख्या 3 क्या कह रहा है यहाँ पर, विदेशी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए? तो हमें अपनी भाषा की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। आगे चौथा सवाल है, गद्यांश के अनुसार कोई भी राष्ट्र कब तक विकसित नहीं हो सकता है? तो साथियों, जब तक वह अपनी मातृभाषा को नहीं अपनाता है तब तक वह क्या विकसित नहीं हो सकता है। आगे सवाल संख्या 5 है, मातृभाषा के सम्मुख किसका कोई महत्व नहीं हो सकता है? तो साथियों, मातृभाषा के सम्मुख है विदेशी भाषा का कोई महत्व नहीं हो सकता है। आगे छठा सवाल आपसे पूछा है, संपूर्ण समाज की अभिव्यक्ति का माध्यम किसे माना गया है? तो साथियों, संपूर्ण समाज की अभिव्यक्ति का जो माध्यम है वो मातृभाषा को माना गया है। किसे माना गया है? मातृभाषा को माना गया है। आगे आपको अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के क्या उत्तर देना है। सबसे पहले इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है साथियों, यहाँ पर प्रश्न गलत हो जाते हैं तो यहाँ पर हम इसको पढ़ लेते हैं, गलत एक भी प्रश्न नहीं करना है। आहा कौन ये वीर बाल निर्भीक है, कहो भला भारतवासी हो जानते, कही भरत वह बालक है जिस नाम से भारत संज्ञा पड़ी, इसी वीर भूमि की कश्यप के गुरुकुल में शिक्षित हो रहा, आश्रम में पलकर कानन में घूमकर निज माता की गोद मोद भरता रहा, जो पति से भी बिछुड़ रही द्रुदेव वश जंगल की शिशु सिंह सभी सहचर रहा घूमता हो निर्भीक परवीर, ये जिसने अपनी बलशाली भुज दंड से भारत का साम्राज्य प्रथम स्थापित किया, वीर वही वीर एक ये बालक है दुष्यंत का, भारत का सिर यतन भरत शुभ नाम है। तो साथियों, भरत की जो है वीरता का इसमें विशेष तौर से विश्लेषण वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछा है, सवाल संख्या 7 पूछा है, जो भारत नाम किसके नाम पर पड़ा है? तो साथियों, भारत नाम किसके नाम पर पड़ा है? भरत के नाम पर पड़ा है। 8वां सवाल आपसे पूछा है, भरत ने किस गुरु से शिक्षा पाई? तो साथियों, भरत ने है कश्यप से क्या पाई? शिक्षा पाई। भरत किसका पुत्र था? तो साथियों, भरत किसका पुत्र था? भरत है और दुष्यंत का पुत्र था। आगे है, भरत के सहचर कौन थे? तो भरत के सहचर कौन थे साथियों? शिशु सिंह थे। कौन थे? शिशु सिंह थे, ठीक है। आगे आपसे नेक्स्ट सवाल पूछा है, काव्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो साथियों, काव्यांश का उचित शीर्षक क्या है? वीर बालक भरत, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, भारत का साम्राज्य सर्वप्रथम किसने स्थापित किया? तो इसका सही आंसर है आपके भरत ने किया था। आगे रिक्त स्थान से संबंधित आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो दूसरा स्थान प्रश्न आएगा रिक्त स्थान से संबंधित, इसका जो इम्पोर्टेंट वीडियो है अलग से बना दिया है, आप प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, इनसे प्ले बाहर नहीं आने वाला है, हूबहू यहीं देख लीजिए, छप रहे हैं प्रश्न, ठीक है ना। तो पहला सवाल पूछा है, विचारों के आदान प्रदान का साधन क्या होता है साथियों? भाषा होती है। भाषा है और विचारों के आदान प्रदान का क्या होती है साथियों? साधन होती है। दूसरा है, लिखने की विधि कहलाती है। तो लिखने की विधि साथियों क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। लिखने की विधि लिपि कहलाती है, याद रह जाइएगा, लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। तीसरा सवाल पूछा है, शब्द की प्रथम शक्ति को कहा जाता है। तो साथियों, शब्द की प्रथम शक्ति को कौन सी शक्ति कहा जाता है? अभिधा शब्द शक्ति कहा जाता है। चौथा सवाल है, कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है साथियों? तो कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे 5वां है आपसे, जहाँ एक या अनेक वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है साथियों? वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान रखना, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ एक या अनेक वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो तो वह कौन सा अलंकार कहलाएगा? जो आपके अनुप्रास अलंकार कहलाएगा, ठीक है। अगला सवाल है साथियों, हमें पूछा है कि पानी गए ने उबरे मोती मानस चून, काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है साथियों? सलेश अलंकार है। कौन सा अलंकार है? सलेश अलंकार है। ये उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है और कई बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। पानी गए न उबरे मोती मानस
चून इसके अंदर आपके श्लेष अलंकार है। अब साथियों आगे आपसे पूछा है निम्नलिखित अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला आपसे पूछा है बैरियर। बैरियर का अर्थ होता है साथियों आपके क्या, अवरोधक या नाका होता है। और दूसरा है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का अर्थ क्या होता है, खुद की पहचान। क्या होता है, पहचान। आगे साथियों दूसरा दिया है घोषणा शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। तो साथियों घोषणा हिंदी का शब्द है, घोषणा करना, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में अपन क्या कहेंगे साथियों, डिक्लेरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, डिक्लेरेशन कहेंगे, ठीक है। तीसरा सवाल पूछा है पत्रकारीय लेखन में सर्वाधिक महत्व किस बात का है। ध्यान रखिए पत्रकारीय लेखन में सर्वाधिक महत्व किस बात का है। तो सुनिए इसका सही आंसर है पत्रकारीय लेखन में साथियों सर्वाधिक महत्व समसामयिक घटनाओं की जानकारी शीघ्र देने का है। किसका है साथियों, समसामयिक घटना की जानकारी शीघ्र देने से है। समसामयिक मतलब करंट यानी वर्तमान की, जैसे आज 1 घंटा पहले क्या हुआ है, तो ये क्या है, समसामयिक की घटना है। तो उस घटना का क्या है, शीघ्र यानी बहुत जल्दी है जानकारी देना है, क्या है, पत्रकारीय लेखन का महत्व है, ठीक है। तो सीधी सी बात याद रखना है, पत्रकारीय लेखन में सर्वाधिक महत्व है समसामयिक घटनाओं की जानकारी शीघ्र देने का है। अगला सवाल है हमारा चौथा, सिल्वर वेडिंग पार्ट में जो हुआ होगा वाक्य का संबंध किसकी मृत्यु से है। तो साथियों सिल्वर वेडिंग पार्ट में जो हुआ होगा वाक्य में जो संबंध है वो किसकी मृत्यु से है साथियों, किशन दा की मृत्यु से है। किसकी मृत्यु से है, किशन दा की मृत्यु से, किशन दा की मृत्यु से है। आगे साथियों सवाल पूछा है अपन को पांचवा, सिल्वर वेडिंग कहानी में किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। अच्छा सवाल है साथियों, पूछा जा सकता है। तो साथियों प्रस्तुत कहानी में आधुनिकता के मोह के, पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण और मानव मूल्यों के ह्रास की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है। तो आप जो सिल्वर वेडिंग आपकी जो कहानी है इसके अंदर साथियों आधुनिकता के मोह के पश्चात मोह के साथ साथ पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण और मानव जो मूल्य है उनकी ह्रास की प्रवृत्ति पर क्या किया गया साथियों, व्यंग्य किया गया है। अगला छठा सवाल है जूझ पाठ आनंद यादव के किस प्रकार के उपन्यास का अंश है। तो साथियों इसका सही आंसर है आपके जो जूझ पाठ है ये एक मराठी ग्रामीण जीवन से संबंधित एक किशोर की देखे और भोगे हुए यथार्थ की जीवन गाथा है, ठीक है ना, याद रह जाएगा जूझ पाठ, ठीक है ना। तो जूझ पाठ से संबंधित आपसे सवाल पूछे तो आपको लिखना है ये मराठी ग्रामीण जीवन से संबंधित एक किशोर की देखे और भोगे हुए यथार्थ की जीवन गाथा है। सातवां सवाल आपसे पूछा है साथियों दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर कौन से माने जाते हैं। अच्छा सवाल है साथियों, पूछा जा सकता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, 3-4 बार रिपीट हो चुका है। तो आपको याद रखना है दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा माने जाते हैं और ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के परिपक्व दौर के शहर है, याद रह जाएगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। आगे आपसे सवाल पूछा है साथियों सवाल संख्या 8, जर्मनी का शासक कौन था और उसने किसके माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। तो साथियों जर्मनी का ऐसा शासक कौन था, जर्मनी का शासक हिटलर था। कौन था साथियों, हिटलर था। उसने गैस चैम्बर व फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों के मौत का घाट उतार दिया था। तो जर्मनी का शासक कौन था, हिटलर था। और उसने किससे, गैस चैम्बर से, फायरिंग स्क्वाड से के माध्यम से लाखों यहूदी लोगों के मौत के घाट उतार दिए थे। आगे 9वां सवाल है जीवन का सच्चा आनंद एन फ्रैंक किसे मानती है। तो साथियों एन फ्रैंक मानती है कि जीवन का सच्चा आनंद स्वतंत्रता है। क्या है साथियों, स्वतंत्रता है। तो इसका आंसर आपको याद रह जाएगा, एन फ्रैंक मानती है कि जीवन का सच्चा आनंद क्या है, स्वतंत्रता है। 10वां है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, इसका अभिप्राय क्या
है? ये भी अच्छा सवाल है। तो साथियों, जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुंदरता, सुगंध एवं पराग को फैलाकर सभी को आनंदित उल्लासित करते हैं, उसी प्रकार कविता भी कल्पना एवं कोमल अनुभूतियों से सभी को आनंदित कर संदेश रूप सुगंध फैलाती है। याद रह जाएगा साथियों, जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुंदरता, सुगंध एवं पराग को फैलाकर सभी को आनंदित उल्लासित क्या करते हैं, उसी प्रकार कविता भी कल्पनाओं एवं कोमल अनुभूतियों से सभी को आनंदित कर संदेश रूप सुगंध फैलाती है, या संदेश रूपी सुगंध फैलाती है। तो साथियों, नेक्स्ट है 11 नंबर सवाल आपसे पूछा है, लेखक ने भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी का क्या कारण बताया है? तो साथियों, लेखक ने भारतीय समाज में बेरोजगारी और भूखमरी को जाति प्रथा का कारण बताया है। कौन सी प्रथा साथियों? जाति प्रथा का कारण बताया है। अब साथियों, बात कर लेता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। जितने भी इम्पोर्टेंट है उनको अलग से कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा और इस मॉडल पेपर को आप 2-3 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चौथा सवाल आपसे पूछा है, इंटरनेट के स्वरूप एवं उपयोग का महत्व बताइए, ठीक है। पांचवा है, एंकर बाइट किसे कहते हैं? अच्छा सवाल है साथियों। पांचवा सवाल, एंकर बाइट किसे कहते हैं, परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। छठा सवाल आपसे पूछा है, प्रकृति के रखरखाव के प्रति उदासीन आधुनिक मानव विषय पर एक फीचर लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट है सातवां, जहाँ पर दाना रहते हैं वहीं नादान भी होते हैं, कवि ने ऐसा क्यों कहा होगा, ठीक है। 8 नंबर सवाल है, कठोर छत बच्चों को कैसे मुलायम लगती है? 9वां है साथियों, अंबेडकर की कल्पना का समाज कैसे होगा? और 10वां है, पहलवान की ढोलक कहानी का संदेश क्या है, बताइए। अच्छा सवाल है साथियों। 10वां सवाल, पहलवान की ढोलक कहानी का संदेश क्या है, बताइएगा, ठीक है। ये सवाल थे। इसके उत्तरों की मैं बात कर लेता हूँ। चौथा साथियों, पहले पढ़ लेते हैं अपन। ये 10 प्रश्न है, इंटरनेट के स्वरूप एवं उपयोग का महत्व बताइए। तो साथियों, इसका आंसर नीचे दिए गए हैं, इनको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके कोई काम आए और अगर याद हो जाए तो फिर अच्छा रहेगा। तो साथियों, इंटरनेट अंतरक्रियात्मकता एवं विश्व के करोड़ों कंप्यूटरों का जोड़ने वाला एक ऐसा संजाल है जो केवल एक टूल अर्थात उपकरण से सूचनाओं के विशाल भंडार का माध्यम है। ये सूचना, मनोरंजन, ज्ञान, विज्ञान, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक संबंधों के आदान प्रदान का त्वरित माध्यम है। अब आगे आपसे पूछा है, एंकर बाइट का अर्थ क्या होता है? अच्छा सवाल है। एंकर बाइट का अर्थ क्या होता है? कथन होता है। क्या होता है? कथन। टेलीविजन में किसी खबर को पुष्ट करने के लिए इससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है और किसी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखाकर या सुनाकर समाचारों का प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये एंकर बाइट का अर्थ होता है कथन, ठीक है ना। इनको आप थोड़ा सा देख लेना, मैंने प्रयास किया कुछ, बाकी आप जो भी इम्पोर्टेंट बताया उनको समझ लेना। नेक्स्ट है साथियों 11 नंबर सवाल आपसे, कैमरे में बंद अफाइज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या कुर्ता? तर्क सम्मत उत्तर दीजिएगा। अच्छा सवाल है, परीक्षा के अंदर पूछा हुआ सवाल है, फिर से वापस से रिपीट हो सकता है। सहज स्वीकार है कविता का प्रतिपाद्य संदेश स्पष्ट कीजिए। ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, ठीक है ना। 12 नंबर सवाल पूछा है, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्व के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। आगे साथियों नेक्स्ट सवाल है हमारा अथवा के अंदर, हाय वह अवधूत आज कहाँ है, ऐसा कहकर लेखक के आत्मबल पर देह बल की वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया कैसे? ये भी साथियों अच्छा सवाल है। नेक्स्ट अगला 13 नंबर सवाल है, हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय और फणीश्वर नाथ रेणु का कवि लेखक परिचय आपको देना है। तो ये भी मैं इम्पोर्टेंट बनाऊंगा आपको, इसको प्रश्न है लगभग उनसे ही आएगा, ठीक है ना। एक प्रश्न आ रहा है तो 4 नंबर तो ये मैं फिक्स कर दूंगा, इसका और निबंध का।
आगे 14 नंबर सवाल आपसे पाठों के ही सवाल पूछे हैं, तो इनको थोड़ा ढंग से देख लेना। यहाँ पर एन फ्रैंक कौन थी, उसकी डायरी क्यों प्रसिद्ध है, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर महिलाओं के बारे में एन फ्रैंक के विचारों को प्रकाश डालिएगा। ये अच्छा सवाल है काफ़ी, इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। इसमें से एक छोटा सवाल तो 100% बनेगा, ठीक है ना, इसलिए आप बड़े सवाल को याद करिएगा ताकि छोटा भी बने तो आराम से याद हो जाए। अब 15 नंबर सवाल, जो भी इसके अंदर साथियों व्याख्या आ रही है इसको सही ढंग से पढ़ लेना, ठीक है ना। मैं पहले ही कह रहा हूँ 6 नंबर की व्याख्या आएगी, 6 और 6 12 नंबर है, और इनको अच्छी तरीके से आप पढ़ लेना, ठीक है ना। 2 व्याख्या 6 6 12 नंबर की, इनको सही ढंग से पढ़ लेना, इससे बाहर नहीं जाने वाली है। आगे फिर 15 16 ये हो गया। 17 नंबर आपसे है व्याकरण से संबंधित पूछा जाएगा। 18 नंबर है आपके कौन सा है, निबंध विषय संबंधित है, ठीक है। तो आप जो भी निविदा है उसको तैयार करो तो अच्छी तरीके से कर लो, पत्र को तैयार करो तो मेरे हिसाब से पत्र तैयार कर लो। आपको किसी ने समझाया होगा पत्र को किस प्रकार से लिखते हैं, तो एक प्रकार पत्र आराम से याद हो जाएगा हिंदी के अंदर, तो पत्र याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों तक साथियों ईमानदारी से शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, और चैनल को साथियों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ हिंदी के अंदर आपको एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा, इतनी आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और 10 के 10 मॉडल पेपर हल करवाऊंगा, शेखावाटी मिशन पूरा हल करवाऊंगा। रात को 2 बज जाएगी लेकिन मैं सोने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इतिहास रचना है, आपको ये भरोसा दिलाना है कि प्रश्न आखिर आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है ना। तो अंग्रेजी के अंदर थोड़े कम आए हैं, लेकिन मेरा अंदर से दिल है बहुत दर्द कर रहा है कि हिंदी के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।